इसको बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ एनसीईआरटी। ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना तो इसका है, लेकिन दोनों को बॉईल करने के लिए तुम्हें इतनी टेम्परेचर देनी पड़ेगी। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज, जैसे कि पिछला लेक्चर आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और उसका पिछला वाला आया था इनऑर्गेनिक से, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से होने जा रहा है। और गाइज पता है ना इन दोनों का लिंक कहाँ मिलेगा? हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो गाइज आज अपन बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज एजियोट्रॉप्स, जो कि आप क्लास 12 सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ते हो। तो गाइज इसको सुनते हुए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार इसको क्या उठा लिया, लेकिन गाइस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मोर देन 50% बच्चों को इस टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होगा, इसकी फील नहीं होगा कि यार ये एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि गाइस मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि काफ़ी भयंकर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टॉपिक को मतलब इसकी फील नहीं होती है कि यार ये एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइस इसको पूरा एंड तक देखना, इसके सारे पॉइंट्स को अपन डील करेंगे। और गाइस इसको देखने के बाद आपको फील आएगा कि यार फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको अपन मैथमेटिक्स के हेल्प से सॉल्व करना पसंद करते हैं, ये भी इतनी कॉन्सेप्चुअल हो सकती है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स को। तो जैसे कि रटी रटाई डेफिनेशन है, आपको हर जगह मिल जाएगा कि दीज आर बाइनरी सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंपोजिशन वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। या फिर गाइस इसी को एक और नाम से जाना जाता है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। लेकिन मेरे भाई क्या मतलब है इसका कि ये होते क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तो गाइस एजियोट्रॉप्स को समझने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, अगर है तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। तो गाइस ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, दिस इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक। ये क्या है? दिस इज अ separation technique which is used to separate a mixture of two liquids, which is used to separate a mixture of two liquids. Two more liquids can also be there. Okay, टू और मोर लिक्विड्स। और ये कैसे लिक्विड्स होने चाहिए? वैसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो मतलब कि सीधी सी बात यह है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, हैविंग अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये काम कैसे करता है आइए देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक बर्तन है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर दो लिक्विड्स का एक मिक्सचर है। मान लो पहला लिक्विड ए प्लस और दूसरा लिक्विड है बी। ठीक, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कुछ तो होता है 100 डिग्री सी, और बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कुछ तो होता है 150 डिग्री सी, 150 डिग्री सी। तो अगर मान लो मैं इसको हीट करूं, इस मिक्सचर को अगर मैं हीट करने लगूं, तो होगा क्या? व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा किसका आएगा? 100 वाले का आएगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता चला जाऊं तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, या फिर 150, पहले 100 डिग्री सेल्सियस आएगा ना। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच हो जाएगा, तो क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है 100 डिग्री, तो होगा क्या? दिस ए विल वेपोराइज। ए जो है ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ए के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो पहले उसके वेपर्स बनेंगे, मतलब पहले वो वेपराइज होगा। तो अगर किसी तरीके से इन वेपर्स को, ए के वेपर्स को अगर किसी तरीके से मैं इधर एक और कंटेनर में कलेक्ट कर दूं, एंड B विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज इट इज, क्योंकि B का बॉइलिंग पॉइंट अभी काफी दूर है 150, जो कि अभी नहीं आया है। तो होगा ये कि
इस वाले साइड में मेरे को A कलेक्ट हो जाएगा एंड B विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब दोनों लिक्विड से सेपरेट हो जाएंगे। तो गाइस यही तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी होती है, जैसे कि यहाँ पर एक और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी होता है, लेकिन हालांकि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल यही है, दैट्स इट। ओके, तो आइए अब समझते हैं कि एजियोट्रोप्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक, तो बेसिकली एजियोट्रोप्स आर योर बाइनरी सॉल्यूशंस। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि दीज आर योर बाइनरी सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। मतलब कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स या फिर 4 कंपोनेंट्स हैं, उसको लेते हुए अपन एजियोट्रोप्स नहीं बना सकते। ठीक, तो एजियोट्रोप्स आर ऑलवेज योर बाइनरी सॉल्यूशंस, मतलब देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक, तो होता क्या है, कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको अगर मैं बॉईल करूं, जिनको अगर मैं हीट करूं, तो उनके अंदर प्रेजेंट दोनों कंपोनेंट्स दे बॉयल एट अ सेम टेम्परेचर, दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब ये मान लो किसी मिक्सचर का, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है इथेनॉल और पानी का मिक्सचर में लूं। अब देखो ध्यान से समझना, नॉर्मली ये होता है कि अगर दोनों को हम हीट करें, दो लिक्विड्स को हीट करें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पहले वो उड़ेगा, पहले वो वेपोराइज होगा, पहले उसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन पे अगर हम उनको हीट करें तो उसके अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट्स एट अ सेम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही दोनों बॉईल करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में उड़ेगा, जैसा कि नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और गाइस इसी को तो बोलते हैं एजियोट्रोप्स, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लैरिटी आएगा। ठीक, और मान लो इथेनॉल और पानी का मैं एक मिक्सचर लूं, और पॉइंट टू बी नोटेड कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड ओनली एट अ फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब ऐसा नहीं कि इथेनॉल का कुछ भी अमाउंट ले लूं और पानी का कुछ भी अमाउंट लेके मिला दूं और वो अपना एजियोट्रोप्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों का कंपोजिशन फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही इसी तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, इथेनॉल का अगर 95% लगभग से, हालांकि ये थोड़ा बहुत डिफर करेगा, लेकिन लगभग से 95%, और पानी का, वाटर को 5%, मतलब अगर इस कंपोजिशन में मैं मिला दूं, इथेनॉल का 95% और वाटर का 5% लेके अगर मैं मिला दूं, इसमें से जो मिक्सचर बनेगा होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। अगर तुम इथेनॉल को देखो, इसका प्योर इथेनॉल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तुम्हारा होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डेटा है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज 100 डिग्री सी। ठीक, लेकिन गाइस अगर इन दोनों को मैं इस कंपोजिशन में मिला दूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसी फिक्स्ड कंपोजिशन में मिला दो, इसी कंपोजिशन में, तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा तो होगा क्या, इनको अगर मैं हीट करूं, होना ही चाहिए क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पहले इथेनॉल के वेपर्स बनने चाहिए फिर पानी के। लेकिन होता ये है, ये दोनों ही कंपोनेंट्स 78.1 डिग्री सी पे दोनों ही कंपोनेंट्स बॉईल कर जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब ऐसा नहीं होगा पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा ना, दोनों ही कंपोनेंट्स इसी टेम्परेचर पे, मतलब 78.1 डिग्री सी पे बॉईल करेंगे। ये डेटा है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर मजे की बात ये देख रहे हो, ये जो 78.1 डिग्री सी है,
ये ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना तो इसका है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे दोनों के दोनों उड़ रहे हैं। तो समझ रहे हो मजे की बात क्या है? अच्छा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स, मतलब कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, मतलब कि दोनों कंपोनेंट्स दे बॉयल एट अ सेम टेम्परेचर, चाहे उनकी इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ भी हो। ठीक, इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल होता है अ मिक्सचर ऑफ योर नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड वाटर कंटेनिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इनका कुछ भी अमाउंट लेके मिला नहीं सकते एजियोट्रोप्स बनाने के लिए। दे हैव एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही इसी तरह का बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर कंटेनिंग 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 32% ऑफ पानी, ये भी एक एजियोट्रोप का एग्जाम्पल है। मतलब कि अगर तुम इसको देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सी, डेटा है। ठीक, और इसका आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका 100 डिग्री सी होता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे मिला दूं और जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, मिलने वाला जो मिक्सचर होगा, उसको अगर मैं हीट करूं, दोनों ही कंपोनेंट्स पता है कितने पे बॉईल होंगे? 120.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ना तो ये इसका है ना तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन इसी टेम्परेचर पर ही दोनों ही बॉईल करेंगे साइमल्टेनियसली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एजियोट्रोप्स एक्चुअली होते क्या हैं, और ये जो टर्म है जिसको आप रटते आ रहे हो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक, तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड में जिसमें हम कुछ और बातें करेंगे। ओके, अब देखने वाली बात ये है, अच्छा ये जो एजियोट्रोप्स है इनके बिहेवियर आपको थोड़े से अजीब नहीं लग रहे हैं? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन दोनों को अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मिला दूं इस वाले कंपोजिशन में, तो दोनों किसी और टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो इथेनॉल और पानी का ये वाला जो इतने कंपोजिशन का मिक्सचर, ये कहाँ से मिलता है? हाँ, जब आप शुगर को फॉर्मेंटेशन करवाते हो तो ये वाला मिक्सचर मिलता है। मतलब दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ओके, तो ये जो अजीब सा बिहेवियर है, इसका रीजन क्या है? मतलब ये इस तरह का बिहेवियर क्यों, मतलब एजियोट्रोपिक जो बिहेवियर है, व्हाई डू दे अराइज, इसका रीजन क्या है? गाइस, जो एजियोट्रोप्स होता है, एजियोट्रोपिक बिहेवियर अराइजेस ड्यू टू लार्ज डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ, लार्ज डेविएशन फ्रॉम RL बोले तो राउल्स लॉ। गाइस, इसको बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ एनसीईआरटी। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। लेकिन गाइस, अगर आप एनसीईआरटी को नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली है। कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा समरी के अंदर। तो गाइस, इस चैप्टर का समरी एक बार जरूर खोल के देखना। तो गाइस, इसीलिए मैं हमेशा बोलता आया हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, इंट्रो से लेकर के समरी तक पढ़ें, तभी जाके इस तरह की चीजें आपको हाथ लगेंगी। ठीक, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप कृपया नोट कर लें। तो एजियोट्रोप्स दे अराइज ड्यू टू द लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब कि आपने सुना होगा कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो डेविएट किया करते हैं। ठीक, तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा छोटे मोटे डेविएशंस आते हैं, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ से एक लार्ज डेविएशन, मतलब अच्छा खासा डेविएट कर रहा है, तो उस केस में, उन कंडीशंस में एजियोट्रोप्स बनने के चांसेस होते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इन केस ऑफ एजियोट्रोप्स द composition in liquid phase is equal to the composition in vapor phase। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जब आप इन मिक्सचर्स को हीट करोगे तो इनके वेपर्स बनने शुरू होंगे। ठीक, अगर आपने
लिक्विड फेज के अंदर इथेनॉल और पानी का 95:5 रेशियो का मिक्सचर लिया है, तो यहां से जो वेपर्स बनेंगे उसके अंदर भी इथेनॉल और जो पानी होगा वो मतलब कितने रेशियो में होंगे, 95:5 रेशियो में होंगे। क्यों? जाहिर सी बात है कि दोनों कंपोनेंट्स सेम टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साइमल्टेनियसली बॉईल कर रहे हैं। तो मतलब लिक्विड में जितना आपका इथेनॉल वाटर का रेशियो होगा, मतलब वेपर फेज में भी उतना ही रेशियो होगा। तो कहने का मतलब ये है, मान लो दो कंपोनेंट्स है ए और बी, और दोनों को मिला करके तुमने एक एजियोट्रोप बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मान लो 95% है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। आई होप समझ में आ रहा होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज मान लो 5% है, तो मोल दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मतलब वेपर में भी पानी का जो है 5% आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो गाइज बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास में एक्चुअल में दो टाइप्स के एजियोट्रोप्स होते हैं। एक को बोला जाता है योर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरे को कहा जाता है तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या होते हैं, एक एग्जांपल्स के दौर पे समझते हैं। तो समझना जरा बात। अगर तुम पहले केस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, तो जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.3 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी का है तो वो होता है तुम्हारा 100 डिग्री सी। लेकिन जब इसको इस कॉम्पोजिशन में मिला के हमने एजियोट्रोप बनाया, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज 78.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इससे भी कम और इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। तो गाइस इसी तरह को मिक्सचर एजियोट्रोप्स को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मतलब वैसे एजियोट्रोप्स जिनके अंदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोप इज लोअर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब जो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे भी कम होगा, इससे मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम होती है। और गाइस समझ रहे हो, यहाँ पर एक कमाल की बात यह है, जब इस मिक्सचर को मैं 78.1 डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म कर रहा हूं, तब ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आया है, क्योंकि इसका तो 78.3 मतलब इससे हाई है, ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट आया है। लेकिन मजे की बात यह है, भले ही किसी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, लेकिन दोनों ही कंपोनेंट्स बॉइल कर चुके होंगे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। और दूसरी वाली जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसका मतलब होता है, आप जरा इसको देखें, नाइट्रिक एसिड का होता है 86 और इसका होता है 100, लेकिन जब इसको हमने एजियोट्रोप में कन्वर्ट कर दिया तो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस, 120.5 डिग्री, मतलब विच इज ग्रेटर देन दिस, ऑल्सो ग्रेटर देन दिस, मतलब कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोप इज हायर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स। और गाइस इसी को तो बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। समझ रहे हो, मतलब कि ये ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना तो इसका है, लेकिन दोनों को बॉईल करने के लिए तुम्हें इतनी टेम्परेचर देनी पड़ेगी। और गाइस एक चीज और नोट करें, अभी मैंने आपसे कहा कि सो गाइस इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक, अभी मैंने कहा कि एजियोट्रोपिक बिहेवियर्स दे अराइज ड्यू टू लार्ज डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। और ध्यान दें जरा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय दोज सॉल्यूशंस व्हिच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझना मेरी बात को, वैसे सॉल्यूशंस which show large positive deviations from Raoult's law, they may form minimum boiling azeotrophs. Or guys, maximum boiling azeotrope is formed by those solutions which show a large negative deviation from Raoult's law. Large
निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इन कंडीशंस को ध्यान रखना। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए किन कंडीशंस पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म हो, ठीक। या फिर ऐसे करके भी आपको पूछा जा सकता है ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर कंटेनिंग 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 32% ऑफ वाटर सोर्स। ऑप्शन में आपको को ढूंढना पड़ेगा कि क्योंकि ये एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो इट शोज लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक। तो मैंने अभी आपसे कहा कि एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो मतलब कि किसी सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप बनाने के लिए उसको राउल्स लॉ से डेविएट करना पड़ेगा। और आपको बढ़िया से पता है कि वैसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ से डेविएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशंस, नॉन आइडल सॉल्यूशंस। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि एजियोट्रॉप्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय नॉन आइडल सॉल्यूशंस जो कि राउल्स लॉ से डेविएट करें। मतलब कि आइडल सॉल्यूशंस कैन नेवर फॉर्म एन एजियोट्रॉप, इसको ध्यान रखें, ठीक। तो आखिरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं एक एजियोट्रॉप को क्या तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या तुम सेपरेट कर सकते हो? जी नहीं। क्यों? रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब काम करेगा जब किसी एक कंपोनेंट पहले उड़ेगा फिर दूसरा उड़ेगा। क्योंकि एजियोट्रॉप पे आप क्लियर देख रहे हो दोनों कंपोनेंट्स साथ साथ बॉईल कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप उनके वेपर्स हीट करो और वेपर्स को आप कलेक्ट करो तो इधर जो मिक्सचर मिलेगा इसमें भी दोनों कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होंगे। तो मतलब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, एजियोट्रॉप्स को सेपरेट करने के लिए एक अलग तरह का डिस्टिलेशन को अप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। हालांकि वो अपना टॉपिक नहीं है, ठीक। तो गाइस आई होप इस टॉपिक का आपको क्लैरिटी आया होगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है। और गाइस इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो गाइस अगर पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।